नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव जो हैं यानी दिल्ली चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सुर्खियों में छा गया है। वैसे तो नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में शायद यकीन नहीं रखते हैं, इसीलिए वो कोई भी आज तक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आप याद कीजिए 2014 से लेकर 2024 का साल बीत गया, 2025 में यानी 11 साल हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी जरूर चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। लोकसभा चुनावों के पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए थे, आपको याद होगा, जिनके बारे में यहां तक कहा जाता है कि उन्हें पीएमओ की हरी झंडी के बाद ही प्रसारित किया जाता है। तो खैर, लोकसभा चुनावों में एक पत्रकार से बातचीत में मोदी ने कहा था कि वो खुद को परमात्मा का अंश समझते हैं, यानी खुद में परमात्मा का अंश महसूस करते हैं। मोदी ने स्वीकार उस समय किया था कि वो खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते, और साथ में ये भी कहा था कि ये लेफ्टिस्ट लोग मेरे बाल नोच लेंगे अगर ऐसा सुनेंगे तो, यानी वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये बात उन्होंने, परमात्मा से मेरा सीधा कनेक्शन है, मैं परमात्मा का यानी भगवान का अंश हूं, ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। और अब मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मुझसे भी गलती हुई होगी, मैं भी इंसान हूं, कोई देवता नहीं हूं। यानी ये देख लीजिए तस्वीर फॉर इंडिया, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहां जरा सुन लेते हैं, मैं भी मनुष्य हूं। सब कुछ सुन लीजिए, एक छोटी सी क्लिप, छोटी सी बाइट, और क्यों पलट गए नरेंद्र मोदी, समझेंगे ये भी, सुनिए जरा। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था। तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये साहब पत्रकार नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू लिया था कि आम आप चूस के खाते हैं या छील के खाते हैं, वैसे ही ये वाले ये हैं। एक सीईओ हैं जीरोधा जो कंपनी है, और खासकर शेयर मार्केट वाली ये कंपनी है, और इसके सीईओ हैं। ये इंटरव्यू ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पत्रकारों को शायद इंटरव्यू देने में डर लगता होगा नरेंद्र मोदी को, लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है तो अब अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये निखिल कामत हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जीरोधा के सीईओ। यानी मोदी 8 महीने पहले अपनी ही कही गई बात से अब पलट गए हैं, और दिल्ली चुनाव से पहले उनका यूं पलटना बता रहा है कि बीजेपी इस बार भारी मुसीबत में है। बीजेपी पहले से ही रमेश बिधूड़ी के कारण फंस रही थी, आप जानते हैं, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अब राहुल गांधी सोमवार से दिल्ली चुनाव में प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी बीजेपी को ही अपनी तरफ से घेरेंगे, ये आप जान लीजिए। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर बीजेपी को घेरेंगे, तो मैदान में कूदना पड़ा है यहाँ नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी 8 ही महीने में कैसे पलट गए, ये बड़ा सवाल है। जो अभी तक कह रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, यानी मां के गर्भ से पैदा हुआ ही नहीं हूं, सीधे कनेक्शन भगवान से है, तो आखिर ये आज कहने का क्या मतलब कि मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। सोचिएगा जरा, मैं भी मनुष्य हूं, गलतियां मैं भी कर सकता हूं। यह समझना जरूरी है दोस्तों कि आखिर क्यों। खैर, थोड़ा सा उधर बिहार चलना चाहता हूं। बिहार में कल नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात हुई है, और उसके बाद आज लोजपा सांसद चिराग पासवान की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। और चिराग पासवान ने जिस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों यानी परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज जो हुआ है उस पर सरकार से मतभेद दिखाया है, उसे नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर दबाव की तरह देखा जा रहा है। खैर, बिहार की सियासी उठापटक की असली तस्वीर 14 तारीख के बाद सामने आ जाएगी। खिचड़ी खाएंगे सब, और उसके बाद कि कैसी खिचड़ी पकाएंगे ये देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली के चुनाव बीजेपी की उलझन बढ़ा रहे हैं, ये साफ मानिए, तय मानिए, क्योंकि बीजेपी इतनी उलझ गई है कि अब मोदी अपनी गलती तक मानने को तैयार हैं। मोदी जब खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे हैं, तब बता रहे थे कह लें,
तब बीजेपी के पास लोकसभा में भारी बहुमत था। अब जबकि लोकसभा में बीजेपी 240 पर सिमट गई है, उसे अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ रही है, तो मोदी खुद को इंसान बता रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि कोई गलती हुई होगी। मोदी का यह पलटना दरअसल चुनावी दबाव का यानी चुनावी प्रेशर का बीजेपी पर असर दिख रहा है और खासकर दिल्ली में बीजेपी अब भी यह समझ नहीं पा रही है कि कैसे वो सत्ता पर बैठे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसके दांव काम करते हुए दिख नहीं रहे हैं। पहले शीश महल का मुद्दा मोदी ने उठाया और अमित शाह ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, फिर बीजेपी के तमाम नेता शीश महल की बात करने लगे। अब अरविंद केजरीवाल के यूपी से वोटर लाने वाले बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचलियों के सम्मान का मुद्दा खड़ा किया है और इसे लेकर आज सड़कों पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब देकर बीजेपी को फंसा दिया है और वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना कार्ड भी चल दिया है। आइए पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनिए। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तो दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल से लोगों को बीजेपी ला रही है, वोटर बना रही है और वोट दे रही है, वो वोट देते हैं। और ये चुनाव फिर कैसे हो सकता है, ये बयान थोड़े दिन पहले उन्होंने केजरीवाल ने दिया था। आज इसी मसले पर संजय सिंह, जो बगल में आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी से सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं और इसका कनेक्शन प्रधानमंत्री पर कैसे है ये सब भी समझेंगे। और उधर राहुल गांधी मैदान में कब कूदने वाले हैं ये भी बताएंगे। सुनिए जरा संजय सिंह को। सर, गिरिराज सिंह का भी बयान आया इस मुद्दे में, कह रहा है कि जिन लोगों ने आपको सीएम बनाया था, जिनको सत्ता में आए थे, उनको धोखा दिया है, नमक हराम तक कह दिया उनके लिए। देखो ऐसा है, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दो। इनके मुंह से कभी आवाज निकली? पार्लियामेंट में उठा के रिकॉर्ड देखिए, इनके मुंह से आवाज निकली जब नड्डा जी कह रहे थे कि ये रोहिंग्या है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं, एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली? तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में, सारे भाजपाई चीख रहे थे एक तरफ से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये लोग बात करेंगे? जब सूरत में हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, मैंने देश की संसद में मामला उठाया, इनके मुंह से आवाज निकली कभी? इनको पता है यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान? यूपी बिहार और पूर्वांचल का क्या सम्मान ये करेंगे, ये पूछ रहे हैं यहाँ संजय सिंह। और दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है दोस्तों, और पहले से ही। और आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने 3 लाख वोटर्स काट दिए, 3 लाख वोटर्स बढ़ा दिए। यानी यहां साफ साफ चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने अपना खेल कर दिया है। ये दावे कर रही है आम आदमी पार्टी। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सोमवार से, और कांग्रेस के मुख्य नेता जो हैं, ब्रांड एम्बेसडर कह लें तो राहुल गांधी, वो मैदान में कूदने वाले हैं। सोमवार यानी 13 तारीख से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे और सीलमपुर से वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ चल रहा है। इन सब के बीच जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ थोड़ा फिर से आना चाहता हूं और इस मसले पे आते हैं हम, तो ये 2 बातें और भी यहाँ समझ में आती हैं। एक तो ये कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच यानी बीजेपी और आरएसएस के बीच दिल्ली चुनाव से पहले एक अलग गहमा गहमी का आलम दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच, और इसमें बीजेपी खुद को पिछड़ती हुई देख रही है, और उसी कारण शायद नरेंद्र मोदी यहां पर अब भगवान से इंसान बनते हुए उसी प्रक्रिया में नजर आ रहे हैं। 8 महीने पहले कुछ और कहते हैं, 8 महीने बाद कुछ और करते हैं। क्या आखिर क्यों पलट रहे हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त?
चुनाव से पहले, ये सब कुछ समझते हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले राहुल गांधी की भी चर्चा करेंगे, चर्चा नरेंद्र मोदी की करेंगे, चर्चा उधर नीतीश बाबू की भी करेंगे, चिराग पासवान की भी करेंगे। बहुत सारी बातें इस चर्चा में, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले लेकर आइए तमाम हमारे साथियों को स्क्रीन पे, उन सब से आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी अचानक पलटी मार लेते हैं, नीतीश बाबू पलटी मारने वाले हैं, यह हम पिछले 10 दिनों से कह रहे हैं, और नीतीश बाबू पलटी मारे उससे पहले यहाँ प्रधानमंत्री पलटी मार रहे हैं। नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल बन गए, पहले बायोलॉजिकल से नॉन बायोलॉजिकल हुए थे, अब नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल हो रहे हैं, यानी भगवान के अंश से इंसान और इंसान गलतियां करता है। ये बात क्यों स्वीकार कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे साथ अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी आपका भी स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और सीधे शकील जी, थोड़ी हंसी तो आती होगी कि हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या रूप लेके आते हैं। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, कि जिस तरह जीएसटी की जो अनुमान है 2024 और 25 का 2024 और 25 का वो गिरा, तो उसके बाद जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी को ये मालूम पड़ा कि वो देवता नहीं है। अगर देवता होते तो उस अनुमान को गिरने नहीं देते और 8% पे ले जाते, जो 4.6% के आसपास बताया जा रहा है। बाजार जिस तरह गिर रहा है, शेयर मार्केट, उसको देखते हुए मोदी जी चाहते तो उसको आसमान पे पहुंचा सकते थे। अमेरिका में नए राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण ले रहे हैं, मोदी जी चाहते तो बिना बुलाए वहां पहुंच सकते थे। बहुत कुछ इस दौरान ऐसा हुआ है जब से उन्होंने कहा है कि जो उनके हाथ में नहीं है, और उन्हें आखिर में ये स्वीकार करना पड़ा कि गलतियां मुझसे भी होती हैं, गलतियां मैंने भी की हैं। लेकिन एक बात इसमें बड़ी खास है जिसको बिटवीन द लाइन समझने की जरूरत है। मोदी जी ने स्वीकार तो कर लिया मजबूरी में कि मैं भी मनुष्य हूं, लेकिन मैं देवता नहीं हूं। ये साथ में जुड़ा हुआ वाक्य है। ये कौन बोलता है मैं देवता नहीं हूं? ये ऊपर की स्थिति में बोलता बैठा हुआ कोई आदमी ही बोलता है। ये जो सामान्य मनुष्य है, जो इंसान की अच्छाइयां बुराइयां गुण दोष को मानता है, जो जमीन पे काम करता है, वो कभी नहीं बोलता कि मैं देवता तो नहीं हूं। मैं देवता नहीं हूं ये बोलना भी अपने आप में एक बड़ा दंभ है, एक कॉम्प्लेक्स है। जब आदमी ये बोलता है तो इसका मतलब होता है कि काश में होता, काश में ऐसा हो सकता। आमतौर पे दूसरे लोग बोलते हैं कि साहब आप देवता थोड़ी हो कोई, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं। तो देखिए, आज मोदी जी के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो उनके सामने ये दिल्ली का चुनाव है, जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो लगातार हारते चले जा रहे हैं और हर बार वो आते हैं, हर बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस बार भी चुनाव की शुरुआत उन्होंने ही की। जब उनके भाषण पूरे हो गए उसके बाद में चुनाव आयोग ने वहां चुनाव की घोषणा करी और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितनी भी जनहितकारी योजनाएं चल रही हैं मैं उन्हें बंद नहीं करूंगा जी। क्या मतलब? आप तो कहते थे कोई योजना ही नहीं चल रही यहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे कि योजना चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन आपने तो स्वीकार कर लिया कि यहाँ पे कुछ योजनाएं चल रही थी जो जनहितकारी थी, मैं उन्हें बंद नहीं करूंगा। मतलब प्रधानमंत्री जी अब जो है क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है उनके जो संदर्भ है उससे बाहर होता चला जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रधानमंत्री जी जो चाहते थे वही बोलते थे। यह आत्मविश्वास का लक्षण होता है कि आदमी जो चाहता है वही बोलता है। लेकिन जब आत्मविश्वास हिल जाता है तो बैट्समैन खेलना कोई शॉट जाता है, लेकिन उसके बैट से कोई और शॉट निकल जाता है। यही मोदी जी के साथ आजकल हो रहा है। वो बोलना कुछ चाहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन निकल कुछ जाता है। अभी ये जो इंटरव्यू आप दिखा रहे हैं, इसमें उनकी जो मुद्रा है वो आत्मविश्वास वाली नहीं है। बॉडी लैंग्वेज की बातें ये लोग बहुत करते थे। 2012, 2013 में कांग्रेस के नेताओं की, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, सारा मीडिया जो है बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गया था। आज इस बॉडी लैंग्वेज को देख के
ये नहीं बताएंगे। कुछ कुछ दयनीय है, कहीं से कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। ये उंगली उठा के इस तरह बोलना, सफाई की तरह बात को पेश करना, ये प्रधानमंत्री का गुण नहीं है। ये प्रधानमंत्री का गुण होता है कि अपनी बात जो है पूरे आत्मविश्वास से कहना, और वो आत्मविश्वास आता कहां से है? जब आदमी काम करता है। तो आज तो सबसे बड़ी परीक्षा जो है मोदी जी की, वो दिल्ली चुनावी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव का एक सीधा मतलब है कि 2013 से लेके, और उसके बाद उनकी सरकार आ गई थी 15, 20, सब चुनाव हारते चले जा रहे हैं वो। और इस चुनाव में भी क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव ये जो है दिल्ली का बहुत ही दिलचस्प हो गया है। और जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, राहुल गांधी ने अपना कैंपेन सॉफ्ट लॉन्च तो कर दिया है कल ही, लेकिन अब वो बाकायदा जो है इसमें आ रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि देखिए कांग्रेस की स्थिति भी इस बार बदल रही है। पहले उसके वोट का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी ले गई थी, लेकिन 2020 में उसके वोट का एक हिस्सा बीजेपी के पास भी गया हुआ है। तो अब जो है कांग्रेस इस चुनाव में किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, उसकी खुद की क्या स्थिति रहेगी, ये आज कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। मतलब कांग्रेस एक जो है यहाँ पे बड़ा प्लेयर इस चुनाव में इस बार बन गई है, जो 2013 के बाद में वो कभी दिखी नहीं थी। यहाँ के कई नेता हैं कांग्रेस के, कई प्रत्याशी हैं जो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त में, और जिससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है। तो ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो थैंक्स गॉड कहना चाहिए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि उन्होंने हमारे एक इंसान को वापस हमें दे दिया। जो इंसान खुद को इंसान मानने से इनकार कर रहा था, वो वापस आ गए हैं। और अब जो है एक इंसान के तौर पे यही है कि वो जो कह रहे थे कि गलतियां होती हैं, गलतियां न करें वो। और जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त जीडीपी की, जिसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जीडीपी का अनुमान जो है बहुत ही कमज़ोर जा रहा है, 4 पॉइंट कुछ। अगर ये ऐसा ही गया तो देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और एक बात बता दें कि ये जो थोड़ा बहुत संभला हुआ है, थोड़ा बहुत, वो कृषि की वजह से संभला हुआ है। कृषि, खेती किसानी, परंपरागत खेती किसानी, इसमें जब हम लिखते हैं तो भक्त लोग आके कहते हैं कि देखिए मोदी जी ने खेती किसानी संभाल रखी है। नो, मोदी जी ने नहीं संभाल रखी। जो पारंपरिक खेती किसानी है उसी के दम पर इतना संभला हुआ है। आज डल्लेवाला जी की हालत क्या है, जगजीत सिंह जी की अनशन के आज 45 दिन से ज्यादा, 45 दिन हो गए आज उनको। इतनी गंभीर बात है, एक देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है उसकी कि एक किसान जो है बॉर्डर पे बैठा हुआ 45 दिन से भूख हड़ताल कर रहा है, उसकी कम से कम हियरिंग तो कर ले, उसकी बात तो सुन ले कि भाई क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो है देश के लिए बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो रही है कि हर सेक्टर में आप जहां पे भी देख लो, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और ये जो है मोदी जी अगर वापस इंसान बनते हैं, आते हैं और लोगों की बात सुनते हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक भगवान को इंसान बना दिया, या जो इंसान भगवान बन रहा था उसको उसकी सही जगह पे ला दिए। खैर, आना चाहता हूँ जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रधानमंत्री से ही शुरुआत करते हैं, आपसे भी। प्रधानमंत्री को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि मैं भी इंसान हूँ? अभी तक तो बिल्कुल 7वें आसमान पे थे। 240 सीटें, 240 सीटों ने राजीव जी भगवान को इंसान बना दिया। जो 300 पार का एग्जिट पोल थे, 400 पार के एग्जिट पोल थे, वो जब गिर पड़े तब ये इंसान पैदा हुआ। वरना अगर वो 240 की जगह वास्तव में 300 पार हो जाता तो वो भगवान बने रहते। तो उसकी मुख्य वजह ये है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि आरएसएस का कई बार मजाक के तौर पे भी मोहन भागवत ने कहा कि इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए।
लेकिन जैसा शकील जी ने बताया, बेसिकली मोदी जी की पर्सनालिटी का एक ड्रॉबैक है ये कि वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और अपने बोले वाक्यों से रहना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि वो बहुत महान इकोनॉमिस्ट है। अभी उनका निधन हुआ और हम लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा, अखबारों ने किस तरीके से पेज रंग दिए। दुनिया भर के नेताओं ने कहा कि वो कितने बड़े अर्थशास्त्री थे। पंडित नेहरू ने कभी नहीं कहा कि वो स्कॉलर है, लेकिन दुनिया स्कॉलर उनको मानती है। वो काम वैसे किए। मोदी जी का काम वैसे नहीं है कि उनको जो भी वो विशेषण लगाना चाहे उसके लिए माना जाए। वो कभी कहना नहीं पड़ता है। काम में दिखना चाहिए, काम में दिखा नहीं। जो भी अभी देश में चल रहा है, आर्थिक नीतियां हो, विदेश नीति हो, डोमेस्टिक नीतियां हो, वो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का अभी तक। बहुत उसमें आंशिक बदलाव, जो बदलाव भी हुए वो केवल बयानबाजी में या जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले हैं, जो इनकी पॉलिटिक्स को सूट करते हैं, 3 तलाक, इस तरीके की बातें वो आती हैं। बाकी देश कैसे चल रहा है, देश वैसे चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। मुझे जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों ने भी पिछले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू किए हैं। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से देश के आर्थिक नीतियों की दिशा मिलती है। हेडलाइन वही बनती है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ, हेडलाइन क्या बन रही है कि मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं। ये प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की हेडलाइन होनी चाहिए। दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है। आज से 10 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। दुनिया में बदलाव होगा नीतियों के स्तर पे। कनाडा के प्रधानमंत्री अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं। भारत के और कनाडा के संबंधों में तनाव भी रहा। ट्रंप कुछ दावे कर रहा है कनाडा के बारे में। उन सब बातों पे प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया क्या है? भारत क्या करेगा? 6.4 जीडीपी हो गया, जीडीपी की ग्रोथ, जो पिछले 4 साल की सबसे कम है। और ये कम कोई ऐसा नहीं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से या कोविड की वजह से कम हो गई या कोई महामारी से कम हो गई। ये कम हुई है मैन्युफैक्चरिंग में कमी की वजह से। ये कम हुई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से, जो कि गंभीर बीमारी के लक्षण है अर्थव्यवस्था के। तो क्या प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से दिशा मिलती है? नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके के इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है इस पर कि बहुत लंबी चर्चा भी की जाए। सोशल मीडिया के हंसी मजाक के लिए, मीम्स बनाने के लिए, ये रील्स बनाने के लिए, मीम बनाने के लिए ये मसाला है, लेकिन एक गंभीर विश्लेषण के लिए कोई मसाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा होता कि जिससे कि नई आर्थिक दिशा हमको दिखाई दे रही होती, विदेश नीति में कोई दिशा दिखाई दे रही होती, तो ज़रूर हम लोग इस पर 1-1.5 घंटा या 4 घंटा भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक दिल्ली की बात है राजीव जी, दिल्ली का चुनाव जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी का स्टेक सबसे ज़्यादा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए, जैसा शकील जी ने कहा, एक भी चुनाव जीत नहीं पाए। समस्या ये है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का चुनाव लड़ के जीतने के का कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं है, और ये सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी बात, चेहरा नहीं है कोई। अब एक बात आती है कि दिल्ली के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस भी है, राहुल गांधी कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस का इन 5 साल में एक अलग तरीके का बेस बना है, सामाजिक बेस नया बना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, राहुल गांधी की सामाजिक न्याय पे स्टैंड के बाद एक नया राजनीतिक सोशल बेस तैयार हुआ है। उसका असर दिल्ली के चुनाव में भी हो सकता है। वो किसका वोट काटेंगे? जाहिर सी बात है कि वो दोनों पार्टियां, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी
तो आपस में ही वोट काटेंगे एक दूसरे का। जी। अब ये कहा जा सकता है कि साहब इंडिया गठबंधन में फूट है और अलग अलग पार्टियां कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कई बार हम लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं राजीव जी कि मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी को साथ में लेना चाहिए था, राजस्थान में चुनाव हुए स्थानीय पार्टियों को साथ में लेना चाहिए था, क्यों हरियाणा में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को भी साथ में लेना चाहिए था तो इतना नुकसान नहीं होता। ये बातें आती हैं। क्यों ये बातें आती हैं? क्योंकि कांग्रेस उन राज्यों में बड़ी पार्टी है, या सत्ता में थी या सत्ता में रह चुकी थी। यहां पे आम आदमी पार्टी के पास वो बॉल थी, आम आदमी पार्टी को ऑफर करना चाहिए था कांग्रेस को, वो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे इंडिया गठबंधन एक साथ एक मोर्चे पे खड़े साथ रह के नहीं लड़ पा रहा है। इसका नुकसान दोनों गैर बीजेपी पार्टियों को होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि दोनों गैर बीजेपी पार्टियों को। और इधर लेकिन नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आऊँ, फिर सुनील शुक्ला जी, अनिल जी भी हैं, उनके पास भी आता हूं। अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले हर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा करते। इस वक्त पत्रकारों को इंटरव्यू न देकर वो इंटरव्यू देते हैं निखिल कामत को, जो सीईओ हैं और वो भी उस कंपनी के, शेयर मार्केट वाले कंपनी के, जिनोधा कंपनी का नाम है, और उसके किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं अपनी ही उस बात से पलटते हुए नजर आते हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, और इस इंटरव्यू को शेयर करने का मतलब क्या है? इंटरव्यू देने का, इस वक्त शेयर करने का, और उसमें यह बताने का मैं भी मनुष्य हूं, यानी इंसान हूं, और गलती मुझसे भी हो सकती है। कहने का अर्थ क्या है जरा समझना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि इसके कुछ नरेंद्र मोदी अगर छींकते भी हैं तो उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स है कहा जाता है। तो अगर पॉलिटिक्स, तो इसमें क्या पॉलिटिक्स है? इसके जरिए वो क्या बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? और प्रधानमंत्री अक्सर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो कहावत है कि रपट पड़े तो हर हर गंगे। मतलब अभी तक भगवान बनते चले थे, और भगवान जब उनका बनना किसी ने स्वीकार नहीं किया तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मैं तो इंसान हूं, मुझसे गलतियां होती हैं। क्योंकि लोग भगवान मान लेते तो लीला मानी जाती, उनकी गलतियां भी लीला हो जाती। फिर तो अब किसी ने उनकी गलतियों को लीला मानना स्वीकार नहीं किया, और जनता अभी समझ रही है कि देश जिस गर्त में जा रहा है उसके लिए एकमात्र नरेंद्र मोदी जो है वो जिम्मेदार हैं। चूंकि पूरी सरकार पे कब्जा उनका है, और नरेंद्र मोदी चूंकि बहुत विजनरी व्यक्ति हैं, तो ये सरकार जो भी फैसले लेती है वो नरेंद्र मोदी के विजन से लेती है। तो नरेंद्र मोदी के विजन से देश गड्ढे में जा रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, प्रशासनिक मशीनरी सब जो है अस्त व्यस्त हो गई है, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो सब उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। इस सब के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। ये नरेंद्र मोदी को राजीव जी समझ में आ गया। अब जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, लगातार भारतीय जनता पार्टी हार रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में अभी तक गाया जा रहा था कि साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, पंडित नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी हैं, ये बताया जा रहा था। अब संकट ये है राजीव जी कि अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं बनी और राजीव कुमार कहीं फेल हो गए, और जो वायदा किया है राजीव कुमार ने वो पूरा नहीं कर पाए, तो प्रधानमंत्री फिर ये कौन गाएगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए? अगर भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बना लिया आपने? 2014 के बाद से लगातार जो चुनाव हो चुके उनमें आपने सरकार क्यों नहीं बना ली? अगर आप इतने बड़े जो थे विजनरी लीडर हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा हो गया है, तो क्यों नहीं हुए? तो पहले ही एक्सक्यूज निकाल लिया है कि अब देवता नहीं रहे हैं, मनुष्य हो गए। तो पहली एक्सक्यूज है। इसका मतलब ये स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार रही है, चुनाव नहीं जीत रही है, और इसलिए पहले से तैयारी है कि भाई देखिए प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि नॉन बायोलॉजिकल लव नहीं रहे वो, और अब जो है वो मनुष्य हो गए हैं, तो इसलिए अब वो अब मनुष्यता अपनी दिखा रहे हैं। हालांकि जो हमेशा राजीव जी आपको याद होगा, हम लोग लगातार शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री महामानव हैं, और कोरोना के समय भी राजीव जी हम लोगों का जब ये न्यूज पॉइंट होता था उस समय भी आपको याद होगा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई ये समय जो है ये महामानव बनने का नहीं है, इंसान बनने का है। प्रधानमंत्री महामानव के अपने औरा से बाहर निकलें और मनुष्य बने, क्योंकि मनुष्य बनना जो है वो कठिन काम है और देवता बनना बड़ा आसान है। और शायद अकबर इलाहाबादी का शेर है कि वो
फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी इंसान बनने के लिए। तो वह मेहनत करना उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है और ये स्वीकार कर लिया है कि वो अब देवता नहीं है, मनुष्य बनने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छी बात है कि अब वो मनुष्य बनने जा रहे हैं और हार भी स्वीकार करेंगे मनुष्य बनकर दिल्ली चुनाव में। राजीव जी, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य बनकर दिल्ली चुनाव में हार स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी को भी अब जितने पिछले 2 चुनाव हुए उसके बाद से हमारे साथी जो हैं, जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो भी कहते हैं कि आखिर कुछ भी कर लीजिए, आएगी तो बीजेपी ही। और उधर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यहाँ खेल कर दिया गया है, यहाँ वोटर लिस्ट को इधर से उधर बना दिया गया है। और अगर इन सब को देखा जाए सुनील जी, तो फिर तो नरेंद्र मोदी के बल्ले बल्ले हैं। तो मतलब हम ये मान के चल अभी से विश्लेषण ये करना शुरू करें कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है। धन्यवाद राजीव जी। ये नहीं है विश्लेषण तो नहीं हो सकता जी। इसका तो अगर दिल्ली में बीजेपी आ रही होती तो फिर तो प्रधानमंत्री जी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझसे भी गलतियां हो सकती है। तब तो वही कहते कि मैं बायोलॉजिकल में हुई नहीं। दिल्ली की यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यही है कि दिल्ली में वह कुछ भी नहीं हो कर पा रही है जो उसने हरियाणा में किया या महाराष्ट्र में किया, क्योंकि जो तौर तरीके इनके हैं वही तौर उसी उन तरीकों पे आम आदमी पार्टी की भी महारत हासिल है। तो एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के पास। बीजेपी कोई मुद्दा नहीं बना पा रही है। किस तरह की बैंकरप्सी इस समय बीजेपी के सामने है कि तीन लगातार चुनाव जीतने वाली पार्टी के खिलाफ दिल्ली में वो कोई माहौल नहीं बना पा रही है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसको वो आगे बढ़ा सके। जिन मुद्दों को लेकर के आ रही है वो मुद्दे आम आदमी पार्टी की तुलना में बीजेपी पे ज्यादा खिलाफ बैठते हैं। आप शीश महल की बात करेंगे तो कोई कैसे स्वीकार कर लेगा? इसमें तो प्रधानमंत्री जी के आवास की भी चर्चा होगी। जो नया आवास बना, कितने रुपए खर्च हुए, क्या हुए, कैसे हुए, जो और अब जिस तरह की बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री के आवास को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट आई है। उस सीएजी की रिपोर्ट कहां तक आई, कहां दी गई है? सीएजी की रिपोर्ट बढ़ती तो है नहीं। सीएजी की रिपोर्ट का तरीका यह है कि वो विधानसभा में रखी जाती है जिस राज्य की हो। उस हमारी आपकी जानकारी में तो विधानसभा में तो रिपोर्ट की रखी नहीं गई, तो किसने दिया ये, कहां से आ गई? तो यह जो एक तथ्यहीन बात फैलाने की कोशिश की गई वो अभी लोगों के गले नहीं उतरी। एक सवाल इस बात का, इसलिए बीजेपी आ रही है क्यों? बीजेपी आने का भारतीय जनता पार्टी कुछ अपने लिए वो आधार ही नहीं तैयार कर पाई है। कोई जो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं कर पाए। न्यायालयों के आदेश कुछ हुए। और उससे बड़ा जबरदस्त मुद्दा बीजेपी के खिलाफ है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का। उससे बात नहीं करना चाहती, तो खुद घिरी हुई है। जितने मुद्दे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठाना चाहती है उसमें से कोई मुद्दा उसका चल नहीं पा रहा। और यही वजह है कि अगर आप दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में आपको गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी, दिल्ली में गवर्नेंस की बात करने के लिए की स्थिति में आप नहीं है। आपने अभी चुनाव के पहले कुछ आवास वितरित किए लोगों को। किसने आपको रोका था आवास बनाने से? इतना बड़ा आवास मंत्रालय है भारत सरकार का, कौन रोक रहा था? केंद्र शासित प्रदेश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से आप दुनिया का शासन करते हैं वहां। सवाल तो इस बात का है। तो यह जो भी प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो उसको सफलता नहीं मिल पा रही। उसका सबका कार्ड आम आदमी पार्टी ने निकाला है और उसका जवाब दे रही है। तो और भारतीय जनता पार्टी इसलिए आश्वस्त नहीं है। जितने एक जो प्रचार कर सकती है, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता को लेकर सवाल पैदा कर सकती है, कोई भी बात चल नहीं पा रही है। यह जरूर है कि अगर कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस इस लड़ाई कर रही है दिल्ली की, अगर उसका मत प्रतिशत बढ़ा, अगर उसका जन समर्थन बढ़ा, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग जो आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, जिनके मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले
आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का मत प्रतिशत जबरदस्त बढ़ता है, जो कि कांग्रेस जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करती हुई दिख रही है वो भी कोई किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। एमसीडी के चुनाव में जिस तरीके से विभिन्न इलाकों में लोगों ने कांग्रेस को जन समर्थन दिया, एक वर्ग तैयार होकर के कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखा, यह भारी एक चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को भी जो आरोप लगते रहे हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं लड़ा, वो केवल अपना चुनाव लड़ती रही, उसी तरह के आरोप आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी भी इसको इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं बनने दे रही है, उसको अपने सहयोगियों को साथ देना चाहिए। और उसमें दिल्ली में सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? कांग्रेस। लोकसभा का चुनाव अगर मिल करके लड़ा गया, सही है कि लोकसभा के चुनाव में आपको सफलता नहीं मिली, जीत नहीं मिली, लेकिन मत प्रतिशत तो कम किया आपने, जीत का अंतर तो कम हुआ। बीजेपी को अपने सभी उम्मीदवार बदलने पड़े, मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी सभी के सभी उम्मीदवार बीजेपी को बदलने पड़े, वो स्थिति तो बनती। लेकिन आम आदमी पार्टी यह दिल्ली में नहीं होने दे रही है, और एक उसको यह विश्वास है कि अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं, अपने गवर्नेंस के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिलेगी। ठीक है, इसमें कोई बात भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे मजबूत पार्टी है और बीजेपी को चुनौती देने वाली पार्टी है, लेकिन ये लोग जो गैर सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास रखते हैं, वह लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, वह लोग जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी निराश किया है। उन लोग आम आदमी पार्टी के गतिविधियों से बहुत संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का लाभ मिलता हुआ दिखेगा कि कम से कम यह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मजबूत चुनौती दे रही है, इस तरह की चुनौती प्रस्तुत कर रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी, यह संभव है कि वो सत्ता में ना आने पावे। जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उन राजनीतिक स्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी कोई अब ये माहौल नहीं बना पाई है कि वो सत्ता में आ ही जाएगी। अब सवाल केवल इस बात का है कि इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए अभी भी कोई बहुत समय बीता नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन का मुकाबला, चुनावी मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैं जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल जो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ममता जी हो, ये आरजेडी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, अगर ये दल आम आदमी पार्टी का राजनीतिक समर्थन करते हैं, ठीक है, लोगों के बीच में एक धारणा बनती है, लेकिन जो चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह कांग्रेस के साथ मिलकर के खड़ी कर सकती थी आम आदमी पार्टी, उसमें वह भले पिछड़ती जा रही हो, लेकिन चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खुला राह छोड़ दी है या कोई एक तरफा चुनाव हो रहा हो, ऐसा मैं नहीं मानता। और इसीलिए हो रहा है कि आप बीजेपी को प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि बीजेपी इतने वर्षों के बाद भी दिल्ली में उसके पास कोई चेहरा नहीं है, न तो कोई मुद्दा है, न नेतृत्व है। किस बिना पर लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे? मोदी जी की लोकप्रियता कोई बढ़ी तो है नहीं, मोदी जी की लोकप्रियता गिरी है, और घूम फिर के फिर आप मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है। वही है कि आप मोदी जी को लेकर के बहुत बहस मत कीजिए। मोदी जी ने अपने कह दिया कि भाई मैं भी आदमी हूं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी चूक हो सकती है, इसलिए आप उनकी विफलताओं को, उनकी राजनीतिक कमजोरियों को, उनके शासन के विफलताओं को आप बहुत ध्यान मत दीजिए। आप उनको महामानव बनाने की जो उनके समर्थकों ने या उनके टोल टीम ने कोशिश की थी, उससे ध्यान मत दीजिए। आप ये स्वीकार कीजिए कि वो भी एक आदमी है, उनसे गलती हो सकती है, उनकी गलतियों को आप माफ कीजिए। लोग कितना माफ कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब दिल्ली चुनाव जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले आज नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और गलती इंसान से होती है। चलिए, ये बात आप 8 महीने पहले क्यों नहीं मान रहे थे? उस समय आप 7वें आसमान पे थे इसलिए, या कुछ और कारण था? लेकिन ये आज कहने का क्या मतलब है, और क्या यहाँ पर वो
आरएसएस के सामने झुकते हुए नजर आते हैं? क्या यहाँ पर वो मोहन भागवत के विचारों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं? क्या कुछ है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ चल रहा है? ये सारी बातें यहाँ समझने की कोशिश हम करते हैं। जरा शुरुआत में थोड़ा सा टच करने की कोशिश की थी प्रशांत टंडन जी ने। अब दोबारा आता हूँ तो प्रशांत जी इस बात को और आगे बढ़ाइएगा। लेकिन अनिल जी, इन्हीं बातों को थोड़ा आगे आपके जरिए समझना चाहता हूँ। क्या यहाँ आखिर चल क्या रहा है और क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक है? नहीं, देखिए, हम मुझको लग रहा है कि इनके इंटरव्यू को जरा गहराई से देखने की जरूरत है। ये रीब्रांडिंग है, लेकिन जो एजेंसी उन्होंने चुनी है रीब्रांडिंग के लिए, वो रीब्रांडिंग के लिए एजेंसी, जैसे एक समय अक्षय कुमार को, एक पॉपुलर एक्टर को उन्होंने चुना था, इस बार एक एंटरप्रेन्योर ये वाला जो है, मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के सीईओ को चुना उन्होंने, जिसका कि जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। वो इस इंटरव्यू में भी बोलता है कि मैं जर्नलिज्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने ऐसा क्यों चुना? ये किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि जो हाई एंड ये है, क्या कहते हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बिजनेसमैन है, एलीट है इंडिया का, उसमें वो रिब्रांडिंग करना चाह रहा है। इसका मतलब कि वहां चीजें फिसल रही है। इसका मतलब मैं यही लगाता हूँ कि कुछ सारी रिब्रांडिंग, वैसे मैं वडनगर से आया, वडनगर में ऐसा गरीब था, वैसा गरीब था, उसी टाइप को उन्होंने बहुत, अब चूंकि वही 10 साल से अमिताभ बच्चन जिस तरह का रोल करते आए हैं, इतने साल से, कई दशक से, तो उसके बाद और रिफाइनमेंट उनके एक्टिंग में होता है, तो वो रिफाइनमेंट भी दिखाई देता है। अब क्रूड नहीं है, वो उसको बेटर ढंग से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। जो क्रूडनेस आपको दिखाई देता था, कच्चापन, उनके इंटरव्यू के समय में, अक्षय कुमार के समय में, उससे इम्प्रूव्ड है ये। इसमें सेल्फ पीटी इसमें ये दिखाई देता है, ये विक्टिमहुड का कार्ड अच्छा से खेल सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू है उस हिसाब से डिकोड करने के लिए कि उनकी पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है। इसमें उन्होंने, देखिए, 2-3 चीजें कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो, उनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक तो ये है कि चीन के बारे में उन्होंने फिर से अपना दोहराया है कि जिन जिनपिंग जो है कैसा मेरा रिश्ता है और किस तरह से मैं वडनगर का हूँ जहाँ ह्वेनसांग आया था। वो इसीलिए कभी चीन के जो लद्दाख की सीमा पर जो काउंटीज बनाए हैं और ये सब को लेकर के काफी तेज, बहुत ही ये चल रहा था, उस समय उन्होंने डायल्यूट किया। ऐसा ही किया था उन्होंने जब चीन के बारे में कहा था कि कोई न घुसा है। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ऐसा ही कहने की कोशिश की है कि चीन से उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। उसके बाद उन्होंने कोशिश की है इमेज में कवर की कि यूक्रेन के मामले के बारे में भी जो लोगों ने कहा था पापा युद्ध रुकवा देंगे, तो उसके बाद में भी, लेकिन वही आत्मश्लाघा, वही जो है सो झूठ जो है कि ये इस तरह से लायक कौन ऐसा कंट्री है जिसने यूक्रेन में अपने छात्रों या अपने लोगों को मरने दिया? हर कंट्री के लोगों ने अपने लोगों को निकाला है ये, और हिंदुस्तान के लोगों ने तो इसके पहले भी युद्ध क्षेत्र से अपने लोगों को निकाला है। तो इसमें कौन सा, वही बड़ाई, वही जो है मतलब आत्मगौरव, दोनों, सेल्फ पिटी भी आत्मगौरव भी, ये जबरदस्त मिक्स है एक। और दूसरा है क्या कि उसके बाद वो सारी बातें करते हैं, वो बताते हैं ईरान और इजराइल से संबंधों के बारे में। अबू धाबी में मंदिर 150 साल पुराना मंदिर है, वो उसका क्लेम भी ले रहे हैं कि हम 150 साल में जो है ये क्या कहते हैं, मतलब अभी कह रहे हैं क्या कि हमारे समय में हमने मंदिर मांगा और दे दिया उन्होंने। ये सारा कुछ एक बड़े ऑडियंस के लिए है। इसको लिमिट मत करिए दिल्ली, और इसके लिए दिल्ली, बनारस और जो अहमदाबाद का ऑडियंस है उसके लिए वो जानते हैं कि किसको चुनना चाहिए। उसके लिए किसी गोदी मीडिया के 4 पत्रकारों की टोली को वो बुलाते। लेकिन मैं मानता हूं कि ये नहीं है, ये रीब्रांडिंग वो कर रहे हैं एक सेलेक्ट ऑडियंस के बीच में, और इसका मतलब है, इसके बहुत गहरे माने हैं। एक जो इससे ये भी देखना चाहिए अभी किस समय उन्होंने ये सब बातें की है। उस समय ये दिल्ली तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है। अभी अमेरिका में मोदी सरकार जो है लगी हुई है अदानी को बचाने के लिए, और वहाँ का रिपब्लिकन जो है एक कांग्रेसमैन जो है जिस तरह से लिखा है, और जो वो वही बातें कर रहा है जो बीजेपी और मोदी सरकार यहाँ अडानी कर रहे हैं, या बीजेपी का ट्रोल आर्मी जिस तरह कर रहा है अडानी के लिए
कि जॉर्ज सोरोस और फल्ला वही सब वो बोल रहा है। तो इसका मतलब एक तरफ वो अडानी को बचाने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट में वहां पर पैरवी लगाए हुए हैं उसको बचाने, इसीलिए ये शख्स जो है जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी का है उसके जरिए किसको संदेश देना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर जो स्टॉक जो यहाँ का व्यापारी है उसको संदेश देना चाहते हैं। ये एजेंसी चुनने का अर्थ ही यही है कि उनसे वो डायलॉग करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आरएसएस कनेक्शन है। ये आरएसएस का जो अटैक हुआ था मोहन भागवत का कि देवता अपने को नहीं समझिए, तो वो जो है वो उसका भी जवाब दिया है उन्होंने, और यहाँ थोड़ा सा वो उन्होंने दिखाया है, विनम्रता दिखाई है। लेकिन मैं सशंकित हूं कि जब ये अगर विनम्रता दिखाएं अगर मोदी जी, इसका मतलब कि विपक्ष और लोकतंत्र के लिए कोई बड़ा कोई हमला उनकी तरफ से होने वाला है। कोई ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जिसको कि मैं नहीं समझता कि इससे सिर्फ दिल्ली से इसका रिश्ता है, वो कर सकते हैं। तो इसीलिए वो उसमें सारा उसी टाइप का है, वो पूरा एजेंडा भी है कि 2047 उसके बाद जो है 1 लाख लोग आ जाए और युद्ध शुद्ध। अब देखिए वो आदमी देखिए कितना लाइज एंड ऑल का जो मिक्स है उनके पॉलिटिक्स में और उनके कहने में, वो सब कितना दिखाई देता है। जो आदमी एमएलए तोड़ रहा है वो राजनीति में शुद्धता की बातें कर रहा है, जो कि मंगलसूत्र के आधार पर चुनाव जीतना चाहता है, जो कि अपने ही खुद के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर से अपना चुनाव करवाना चाहता है। वो आदमी वहां शुद्धता, राजनीति की शुद्धता की बातें कर रहा है। और भी दूसरा देखता हूं मैं, राहुल गांधी रियल चैलेंज है उनके ये में, बहुत धीमा उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। उसको भी देखिए, वो कहे कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। और ये किसके लिए कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, अपने को कंपेयर कर रहे हैं। वो राहुल गांधी के बराबरी अपने को में अपनी एक रीब्रांडिंग फिर से करना चाह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो ये करने वाले लोग हैं, उनके मुकाबले वो एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। ये भी है उसमें। दूसरा है कि गायकवाड़ का नाम लिया है उन्होंने, ये जाति जनगणना और सोशल जस्टिस का इशू। गायकवाड़ किसके लिए, बड़ौदा के गायकवाड़ इसीलिए फेमस है, उन्होंने बाबा साहेब को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, और अपने प्रोग्रेसिव और ये क्या कहते हैं मेजर्स के लिए और गरीब तबकों के लिए को मतलब भागीदारी देने के मामले में गायकवाड़ और साहू छत्रपति महाराज यहाँ के क्या कहते हैं कोल्हापुर के, ये दोनों माने जाते हैं। तो ये वो पूरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और लेकिन उसमें वो जो है, उसमें आपने ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार का वो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो शख्स, उसने भी पिज्जा और इसके बारे में पूछ ही लिया। वो जो है ऐसा नहीं है कि आम चूस कर खाते हैं। हमको लग रहा था इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो वही है। वो नए मतलब चूंकि 10 साल का अनुभव है, इसीलिए ना वो नए ढंग से पेश कर सकते हैं। मुझको यही लग रहा है कि इसका अर्थ ये है कि जरा भी इम्प्रूव नहीं कर पाए आइडियोलॉजिकली, और क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकली मतलब व्यवहार और चिंतन में। बस एक ये जो मनुष्य वाला पकड़ लिया है सब पूरा मीडिया ने, उसमें आपको दिखाई देता है। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि 1 इंच भी वो आगे बढ़े हैं जहां पर थे वो 2014 का वही मैं ताइवान गया था और ऐसे सब वही कहानी, मतलब वो जो कहानियां हैं, वो जो मनोहर कहानियां, वही वो सुना रहे हैं उसको। लेकिन बहुत ही इस बार सधे हुए ढंग से उन्होंने रखा है। अभी तो पूरा आएगा तो और पता चलेगा। तो वो जो है इसमें आप इसको सिर्फ दिल्ली के हिसाब से मत देखिए। अभी जो राजनीति अनफोल्ड हो रही है हिंदुस्तान में, और जो देश में सीमाओं पे हो रहा है, इकोनॉमी में जो हो रहा है, उससे बड़े लार्जर कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो लोगों को वीजा वहां नकार रहा है, वहां वीजा के खिलाफ कानून बनने वाला है। इंडियंस को वीजा मतलब दिक्कत और बहुत टाइट कर रहा है, सिचुएशन हो गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि इंडिया वाले अब वो उसको फाइट नहीं करना है, मतलब भारत वो जाकर के उनको कहे कि जैसे पहले होता रहा है कि वीजा रूल्स आप ये करिए, क्या कहते हैं भारतीयों के लिए ढीला करिए, तो उसको उसमें वो देख रहे हैं कि नहीं होने वाला है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ के लिए वीजा लाइन लगाएंगे। और देखिए कंट्राडिक्शन कितना है, कुवैत में मजदूर जा रहा है और वो 15 साल से आया नहीं,
और उसके बाद जो है सो वो कह रहे हैं कि वीजा लेने के लिए हिंदुस्तान में लाइन लगेगी। अरे कुवैत में आपको मजदूरी करने के लिए कुवैत जाना पड़ रहा है लोगों को, तो वीजा लेने के लिए इंडिया का कौन खड़ा रहने वाला है? एक तो ये समझना चाहिए उसको, थ्रेडवेयर उसको जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसको डिकोड करना चाहिए और उसको चैलेंज करना चाहिए। दूसरा एक और चीज उन्होंने कहा है कुवैत के बारे में कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एस्पायरेशन देखिए, वो शख्स 15 साल से बाहर है, उसको लग रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आसपास में बन जाएगा तो जाऊंगा। वो उसका दर्द देखिए, उसको वो कह रहे कि एस्पायरेशन देखिए, जो मजदूरी कर रहा है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मजदूरी। और झूठ तो ऐसा कि मोबाइल मतलब आज सबके पास मोबाइल है, ये क्या उनको दिया हुआ है? कोई जो नॉलेज कमीशन बनाया था मनमोहन सिंह के समय में, उसको भी कह रहे हैं मैंने इनोवेशन, सब जो बदला है नाम, जो बोर्ड बदल दिए हैं उन्होंने ये के क्या कहते हैं कमिटियों के और प्रोग्राम्स के, वो बोर्ड का फिर वही बोर्ड बदलने का, तो वो एक नया पेंटिंग करना चाह रहे हैं, अपने नाम को नए तरीके से रीपेंट कर रहे हैं। रीब्रांडिंग कहना मुश्किल है, रीपेंट कर रहे हैं, थोड़ा और बेहतर ढंग देना चाहते हैं, लेकिन उसका कंटेंट वही है और उसमें कोई ये नहीं है। इसीलिए जो मुद्दे उठाए वो क्या उसमें सच कितना कहा उन्होंने और कितना वो सच के करीब है, इसको डिकोड करना चाहिए। ये दिल्ली इलेक्शन से नहीं, उनको मालूम है कि दिल्ली का जो पूर्वांचल और ये क्या कहते हैं उत्तराखंड का जो उत्तरांचल का जो भी लोग रहने वाला है, वो जानते हैं कि बनारस और अहमदाबाद में किस तरह के मोदी को चाहता है, तो वो वहां ब्रांडिंग ये सब नहीं करना है उनको। वहां अंत में आएंगे वो मंगलसूत्र और भैंस पर ही आएंगे, वो वही उनकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि बनारस के और अहमदाबाद के लोग वही चेहरा के कारण वो है, इसीलिए उनके लिए दूसरा लैंग्वेज है। ये निश्चित तौर पर एक नया टारगेट ऑडियंस के लिए है, जो मिडिल क्लास एलिट और जो दुनिया में बाकी ग्लोबल ऑडियंस है, वो हमको लग रहा है क्या कि खिसक रहा है इनके ये से, उसको एड्रेस कर रहे हैं। और नीतियों के बारे में कहा है इन्होंने, चीन की नीति है, विदेश जो नीति इजराइल ईरान सबकी चर्चा की है और सबके बारे में कुछ हिंट्स दिए हैं। उन हिंट वो जो हिंट्स हैं उसको हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग को फोकस जरा सा हर एक मुद्दे पर ढंग से करना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। जी, बहुत कुछ यहाँ डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, लेकिन इस इंटरव्यू के आगे पीछे क्या है? प्रधानमंत्री जुबान खोलते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें रहता है। अब यहाँ अगर खुद को मनुष्य बता रहे हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल बोलते थे, भगवान से सीधे कनेक्शन की बात करते थे, लेकिन अब वो भी पत्रकार को इंटरव्यू न देकर किसी ब्रोकर कंपनी के CEO को इंटरव्यू देकर निखिल कामत जिसका नाम है उसको इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्या इसके पीछे RSS है? क्या इसके पीछे दिल्ली का चुनाव है, जिसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं? और इससे आप लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू पे इतना समय आप क्यों दे रहे हैं? जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि बिहार पे इतना समय क्यों दे रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं आप, और आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों समझने की ज़रूरत होती है, और प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बोलते हैं। वो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स है, और खुद को ऊपर से नीचे क्यों ला रहे हैं? कई हमारे साथी लिख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को भी ठीक कर दें, प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे। लेकिन पहले शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, आपको क्या लगता है शकील जी कि यहाँ क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्योंकि मोदी जी PMO में कितनी देर काम करते हैं तो ये पिछले 10 साल में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन वो कितना ज़्यादा, यानी 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ राजनीति करते हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। अगर एक इंटरव्यू 1 घंटे का इंटरव्यू उन्होंने दिया, या 40 मिनट का इंटरव्यू जो भी रहा हो, उस इंटरव्यू के लिए इतना समय निकाला है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो होगा, कुछ ना कुछ कहानी तो होगी। क्या हो सकता है? 1 घंटे के इंटरव्यू से पहले कई दिनों की मेहनत है जी, कई दिमाग उसके पीछे लगे हुए हैं। देखिए, वजह बहुत सारी हैं और ज़्यादातर स्पष्ट हैं, दिख रही हैं वो। अभी जो है पासपोर्ट का जिक्र किया, सिन्हा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। भारत का जो पासपोर्ट है वो 5 पायदान खिसक के 80 से 85वें स्थान पे आ गया है, 85। भारत के पासपोर्ट पे केवल अब 57 देशों पे, 57 कंट्रीज पे
आप वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर, जहां के पासपोर्ट से आप 195 देशों पे वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। फर्क देखिए, 195 और 57। ये सारी समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को ये दरअसल इंटरव्यू नहीं है, ये सफाई है। इसको आप स्पष्टीकरण कह सकते हैं, सफाइयां देना। आप देखें कि सफाइयां देने में, स्पष्टीकरण देने में आत्मविश्वास जो है कितना हिल जाता है। अगर आप गौर से इस इंटरव्यू को देखें तो प्रधानमंत्री के पांव के जो पंजे हैं वो बार बार हिल रहे हैं। हम आमतौर पे इस तरह की तुलनाएं करते नहीं हैं, आमतौर पे क्या कभी भी नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही इस सरकार को गिराया था यूपीए की। हर अखबार की खबर, हर डिबेट की खबर यहीं से शुरू होती थी कि मनमोहन सिंह की बॉडी लैंग्वेज देखिए, सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, फलाने की बॉडी लैंग्वेज देखिए और इनके आत्मविश्वास को देखिए। अब ये बॉडी लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट हैं वो प्रधानमंत्री के पूरे 40 मिनट के इंटरव्यू को देख लें और उसके बाद बता दें कि इसमें कहीं से भी आत्मविश्वास दिखता है। जो प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स है उसमें भारत 159वें नंबर पे है, लगातार गिरता जा रहा है। 180 देशों में कुल 21 देश हमसे ऊपर हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ के अंदर मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या हुई है, लीवर के 4 टुकड़े, सर पे 15 फ्रैक्चर, गर्दन तोड़ दी, पूरी दुनिया में वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयान दिखाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर कह रहे हैं, 3 डॉक्टरों की टीम थी, राजेंद्र राय कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी डेड बॉडी कभी नहीं देखी। और विश्व इंडेक्स हमारा जो है प्रेस स्वतंत्रता का, प्रेस फ्रीडम का, और नीचे गिरेगा। ये समस्या छोटी नहीं है और मोदी जी को इन सब के बारे में मालूम है। देखिए, मोदी जी के बारे में अब बातें ऐसी होती हैं जो कई चीजों को सार्वजनिक चर्चा नहीं करी जाती, कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, प्रेस के होते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं जी, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो सुबह उठ के सबसे पहली ब्रीफिंग जो है प्रेस के बारे में लेता हो। विदेश के मामलों में लेते हैं, आंतरिक सुरक्षा के मामले में लेते हैं, दूसरे तमाम इश्यूज के बारे में लेते हैं, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में लेते हैं। प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग जो होती है सुबह से शुरू हो जाती है। अलग अलग अफसर जो है उनको अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा टाइम, सबसे पहली ब्रीफिंग किस पे लेते हैं? अखबारों में क्या छपा, टीवी में क्या आया, मेरे बारे में क्या कहा, उनके बारे में क्या कहा गया। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ये कोई आत्ममोह जिसे कहते हैं, उसमें अगर हमारा प्रधानमंत्री ग्रस्त रहता है तो वो न देश के लिए अच्छी स्थिति है न उनके लिए अच्छी स्थिति है। वो एक दोहा है, हमें याद आ रहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। ये तो खुद ही बताते रहते हैं कि मैं क्या हूं, 56 इंच की छाती। ये प्रधानमंत्री ये बात करता है कोई? उसको देख के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो लाठी चलाने लगते हैं हर जगह। अभी दिल्ली में एक टीवी प्रोग्राम में चलाई, तलवार भी चलाई। मध्य प्रदेश में तो कई प्रोग्रामों में चलाते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ बोलेंगे, उस क्षेत्र के बारे में घोषणाएं करेंगे, कुछ बताएंगे, मगर उनके जो अपने लोग हैं वो मांग करने लगते हैं, मुख्यमंत्री जी लाठी चला के बताइए। वो लाठी चलाने लगते हैं। तो ये स्थितियां जो हैं, ये राजनीति में या देश की शासन व्यवस्था में कोई अच्छी स्थितियां नहीं है। ये अब दिल्ली का जो सवाल है, दिल्ली के चुनाव का सवाल है, तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा भी नहीं है और उम्मीदवार भी नहीं है। कोई महिला उम्मीदवार नहीं है उनके पास जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ और वहां से लड़ रही कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के खिलाफ उतार सके। बीजेपी ने माफी मांगी उसके लिए कि जो आतिशी के पिता के बारे में कहा रमेश बिदुड़ी ने, माफी मांगना पड़ी उन्हें। माफी मांगना पड़ी उन्हें। आ रही है बस
जी जी, आ रही बिल्कुल। हाँ, उन्हें माफी मांगना पड़ी, और जो प्रियंका गांधी के बारे में कहा था उसके बारे में खुद बिदुड़ी को माफी मांगना पड़ी। तो समस्या ये है कि ना कोई मुद्दा है ना कोई उम्मीदवार है, तो वो सीएम हाउस का मुद्दा उठा रहे हैं। सीएम हाउस का मुद्दा क्या होता है? दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है। आज से 10 साल पहले तक हर साल 6 महीने में मीडिया की खबर होती थी कि राष्ट्रपति भवन में इतने कमरे हैं, इतने एकड़ में बना हुआ है, काहे के लिए बना हुआ है, क्या उसकी जरूरत है, उसमें ये हो जाना चाहिए, उसमें वो हो जाना चाहिए। 7 रेसकोर्स रोड, जिसको आज कल्याण मार्ग कहा जाता है, वो इतने बंगलों को मिला के बना हुआ है, 5 बंगलों को मिला के, उसमें एक आदमी के लिए क्या जरूरत है उसकी, उसका ये हो जाना चाहिए। आज वो सब चर्चा में नहीं होता। राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस की चर्चा नहीं हो रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने शुरू करी है उसको शीश महल के मुकाबले में। और राजभवन जो राज्यपालों के होते हैं, इतने इतने आलीशान बने हैं, इन लोगों को मालूम है, महलों से बड़े बड़े बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री निवास, इतने सारे हमारे राज्य हैं, उनमें कैसे कैसे बने हुए हैं। ये चर्चाओं के कोई विषय हैं? पहले ये कांग्रेस के खिलाफ इस विषय को लाते थे, राष्ट्रपति भवन के मुद्दे को, प्रधानमंत्री निवास के मुद्दे को, फलाने मुख्यमंत्री। आज ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ लाए, इसमें कोई बुराई और भलाई की बात नहीं। लेकिन क्या यही एक मुद्दा है? इसके बारे में जितनी कहानियां हैं उसमें से आधी से ज्यादा काल्पनिक है। आप काल्पनिक कहानियों के जरिए नैरेटिव सेट करने के आप आदी हैं, और वही आप इस इंटरव्यू के जरिए कर रहे हैं। ये जो मिडिल क्लास की बात हो रही है कि मिडिल क्लास को, सही कह रहे हैं अनिल सिन्हा जी, बहुत सही है कि एक मिडिल क्लास के खास वर्ग को लुभाने के लिए या उसका माइंडसेट के लिए यह इंटरव्यू है। लेकिन उस मिडिल क्लास की समस्या क्या है? अभी जो L&T के मालिक सुब्रमण्यन ने जो इंटरव्यू जो कहा है, वो क्या कहा है? संडे को आप क्या करते हैं? मैं ऑफिस में बैठ के अकेला काम करता हूं, आप अपनी बीवी को बैठ के निहारते रहते हैं। शर्मनाक। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है कि 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता हफ्ते में। वो कहते हैं 90 घंटे तक काम करना चाहिए। भारत के जो श्रम कानून है, जिनको मोदी जी ने अभी नए रूप से लागू किया 2022 में, मोदी जी ने, उसमें भी वो 48 घंटे से आगे नहीं बढ़ा पाए उसको। 48 घंटे ही है उसमें। अभी नारायण मूर्ति ने पहले कहा 70 घंटे। ये युवाओं के ऊपर बहुत गलत असर डाल रहा है। ये मोदी जी का वोट बैंक माना जाता था, कब तक रहेगा कोई नहीं कह सकता। 70 घंटे से सुब्रमण्यन जो है L&T के मालिक, वो 90 घंटे तक पहुंच गए हैं। कंपनी कितनी बड़ी है उनकी? 8,000 करोड़ रुपए की, उसको 10,000 और 15,000 करोड़ रुपए ले जाना चाहते हैं। संडे को आदमी क्या करता है? अपनी बूढ़ी माँ का चश्मा ठीक कराता है, पिता को डॉक्टर के पास ले जाता है, बच्चे की साइकिल का पंचर जुड़वाता है, वो पत्नी को निहारता नहीं है। पत्नी तो बात भी नहीं कर पाती उससे, इतना टाइम नहीं होता है। 12 और 14 घंटे आज भी काम कर रहा है आदमी, और ये कहते हैं कि 70 घंटे और 90 घंटे काम करिए आप। जो युवा हैं उनको ये असमय बूढ़ा बना देना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देश हमारा जो युवा देश कहलाता है, उस युवा देश में ये मैसेज देंगे। प्रधानमंत्री डायरेक्ट इनका विरोध नहीं कर सकते। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो कहता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, 48 घंटे नियम है, आप कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सप्ताह में 48 घंटे काम से ज्यादा काम नहीं ले सकते, उसके बाद 24 घंटे का आपको रेस्ट देना पड़ेगा। ये सब लिखित में नियम है सारे के सारे, श्रम कानून। और आप ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री को ये सारी बातें कहना पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत सारी बातें उनके खिलाफ जा रही हैं, और उसको ठीक करने की कोशिश में वो इस तरह के बातें कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश। क्या ये ठीक करने की कोशिश में वो आरएसएस के सामने भी खुद को नतमस्तक होते हुए देख रहे हैं, या यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी में कुछ चल रहा है? क्या यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी कोई बातचीत है? और बीजेपी की चर्चा इसलिए भी क्योंकि चुनाव सामने है, और अगर राजीव कुमार जो इस बार रिटायर हो रहे हैं 15 फरवरी को, लेकिन उससे पहले अगर राजीव कुमार दिल्ली का गिफ्ट नहीं दिए तो फिर बीजेपी का क्या होगा?
क्या यहाँ पर दिल्ली में जो वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश और उसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जो बातें आ रही हैं सामने, वो सब कुछ पहले से सेट है, या नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है, जैसा कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, कि नहीं यहाँ दिल्ली की बात अलग है? क्या ऐसा माना जाए? जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप? जो मोदी जी का इंटरव्यू है, और क्योंकि वो चर्चा हो रही है तो चर्चा की जाए। देखिए, अलग ऑडियंस को उन्होंने एड्रेस किया है, अलग प्लेटफॉर्म से एड्रेस किया है, वो सब बातें हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के बारे में गुजरात से लेकर दिल्ली तक अगर कोई एक बात जो उनके बारे में कही जाती है, उनके करीबी लोग भी कहते हैं ये बात, कि वो अपनी राजनीति के आगे कुछ भी तिरानली किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं। उनके लिए अडवाणी को माने रखते, उनके लिए कोई भी माने रखता, कल को अमित शाह भी नहीं माने रखेंगे उनके लिए, अगर उनकी राजनीति के सामने कोई आड़े आएगा तो। अब इस वक्त सबसे मुश्किल दौर में उनकी राजनीति है। एक 240 सीटें, सबसे बड़ी समस्या का जड़ 240 सीटें, अब उसको वो 280 नहीं कर सकते। तो और उसके बाद भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन, नीतीश कुमार किस तरीके के राजनेता हैं, वो क्या करेंगे, इस पे हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। ये परेशानी है। दूसरी परेशानी है कि 240 हुई कैसे? संविधान के विमर्श से, ये दूसरी परेशानी है। तीसरी परेशानी है जातिवाद जनगणना। जनगणना का प्रोसेस ऑन है, वो इस साल करानी ही करानी है। 2025 में जनगणना करानी ही है। ऑलरेडी 4 साल वो लेट हो चुकी है, और जनगणना कराएंगे और वो जातिवाद जनगणना नहीं होगी तो दिक्कत है। जातिवाद जनगणना होगी तो उसी प्लेटफॉर्म को दिक्कत है जहां वो बैठे हुए थे और जिस ऑडियंस को वो संबोधित कर रहे थे, उसी ऑडियंस को दिक्कत होगी अगर जातिवाद जनगणना कराते हैं तो। चौथी समस्या जो आरक्षण की 50% लिमिट बढ़ाने की मांग है, और पांचवी समस्या इनको अमित शाह दे गए पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करके। तो ये तमाम सारी जो चुनौतियां हैं, उससे जो मोदी जी का सामाजिक आधार है, जिस बिना पे वो चुनाव जीतते आए हैं, वो सामाजिक आधार डिस्टर्ब होता है, उसमें चुनौती आ रही है। और वो चुनौती लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी, जिस विमर्श को हो सकता है एक इलेक्शन में, 2 इलेक्शन में ये रिफ्लेक्ट ना हो कि वो सुई कांटा नहीं हिल रहा है, बैरोमीटर नहीं, हरकत नहीं हो रही उसमें, लेकिन ये दूरगामी राजनीति को बदलने की बात है। और इस रास्ते पर अगर देश चल पड़ा सामाजिक न्याय के विमर्श पे, संविधान के विमर्श पे, जातिवाद जनगणना के मामले पे, तो बीजेपी का जो सामाजिक आधार है, जो वोट बैंक है, उस पर बहुत बड़ी सेंध लग जाएगी। तो परेशानी वहाँ है। ये जो भगवान से इंसान बनने की यात्रा है, उसमें ये बड़े कारण है जो कि इमेज को रीबिल्ड करने की आवश्यकता पड़ रही है। जो अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि इमेज को रीबिल्ड करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसीलिए पड़ रही है क्योंकि अब ये चुनौतियां हैं और इसमें काफी कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन राहुल गांधी का है। अब राहुल गांधी उस तरीके के नेता तो है नहीं कि ईडी से डर जाएंगे, सीबीआई से डर जाएंगे। बाकी लोगों को तो आप इधर उधर कर लेते हैं। जो ईडी सीबीआई से हाथ नहीं आता तो उसको अडानी से आप कब्जे में ले आते हो पैसे के बल पे। तो ये जो बातें हैं, ये परेशानी का कारण मोदी जी का है और ये आसान नहीं है। यहाँ से उनकी राह आसान नहीं है। मोदी जी के लिए आर्थिक चुनौती कोई चुनौती नहीं है। उनको मालूम है कि मैं 2 भाषण दूंगा
और कोई मंगलसूत्र भैंस की बात करूंगा, उनका जो समर्थक है वो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर समर्थक सामाजिक न्याय, संविधान, जातिवाद, जनगणना के मामले पर इधर उधर हो गया तो वो फिर भैंस, मंगलसूत्र और मुजरा वाले डायलॉग से वो वापस नहीं आएगा, फिर वहां परेशानी होगी। तो परेशानी वहां है जो सामाजिक आधार को हिलने की बात हो रही है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सामाजिक आधार हिलने की बात है और बहुत सारे मुद्दे जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ज़रा इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। सुनील शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस पे आप? सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री जी की वही लोकप्रियता है जो 2014 में थी, 2019 में थी? क्या प्रधानमंत्री जी की बातों में कोई नवीनता रह गई है? जिन बातों पे आकर के एक मध्यम वर्गीय समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ, नरेंद्र मोदी जी की तरफ आकर्षित हुआ था, वो कारण भी मौजूद हैं। जिन अच्छे दिनों की बात को लेकर के, जिस बेरोजगारी को दूर करने की बात को लेकर के, जिस किसानों की आय को दुगनी करने की बात को लेकर के एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर, चाहे प्रधानमंत्री जी की ओर आकर्षित हुआ था, वो है अभी उनके साथ बना हुआ है। अगर आपने अपने पुराने वायदों को पूरा नहीं किया, उन वायदों को पूरा करते हुए आप दिखे नहीं, तो जो आपने एक मतदाता वर्ग तैयार किया, वो मतदाता वर्ग आपके साथ कैसे रहेगा? तो आपको बार बार एक कोशिश करनी पड़ती है, किसी न किसी ने, आप पत्रकारों से आपको बात करनी नहीं है, उनके सवालों का जवाब आपको देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसा, और जो आप हमेशा से कहते आ रहे हैं, आपको कहने का मौका वही लोग देंगे जिनको आप ढूंढ करके लाएंगे, चाहे वो अक्षय कुमार हो और चाहे ये नए सज्जन को आप निखिल कुमार जी को लेकर के आए हैं वो हो। ये कोशिश क्या है? अब सवाल ये पैदा हो गया कि नया वर्ग तो कोई आपके साथ आ नहीं रहा है, जो वर्ग है आया हुआ है वह बचा रहे, कम से कम उनमें खिसकने की गुंजाइश शुरू ना हो जाए, डर आपको सता रही है। और स्वाभाविक सी बात है कि जिन कारणों से लोग आपके पास आए, आपका प्रतिबद्ध मतदाता, इसमें कोई दो नहीं, 10-15% आपके पास प्रतिबद्ध मतदाता हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर आपके साथ रहते हैं। लेकिन ये जो 25-30% तक संख्या गई है, यह वर्ग तो एक बेहतर जीवन की उम्मीद में आपके पास आया था, वो तो आप पूरा करते हुए कहीं दिख नहीं रहे। अब इनके खिसकने की आशंका ज्यादा हो गई है। कैसे इसको बांध के रखा जाए? उनके आर्थिक सपने पूरे नहीं हुए, उनके सामाजिक सपने पूरे नहीं हुए, उनके जीवन में बदलाव के जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए, तो क्या करेंगे आप? और उनको आप आश्वासन देने की स्थिति में है नहीं। एक किसान नेता पिछले 40-45 दिनों से अनशन कर रहा है और आपके कान पर जू नहीं रेंगती। पूरी की पूरी सरकार एकदम ठप पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दें। किन बातों को लेकर क्या ला दें? आप शीर्ष महल और राजमहल की बात करेंगे और लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आप ये सवाल पैदा करना चाहते हैं कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री जो हर चीज को छोड़ने के नाम पर सत्ता में आया था, वो अपने घर को, अपने आवास को शीर्ष महल के रूप में बना रहा है, तो आप ये भी बता दीजिए कि जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, देश निर्माण के नाम पर सत्ता में आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं? उनके आवास कैसे झोपड़ी में है और टेंट में है? उन्होंने अपने आवासों में कुछ नहीं किया है, आपको बताना पड़ेगा ना। तो आप इस विषय में बात नहीं करना चाहते, आप अपनी सुविधाओं के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आपका ये एजेंडा लोगों के बीच में कैसे चला जाएगा? लोग कैसे सुन लेंगे उसको? अब गवर्नेंस के नाम पर विफल ये जो सरकार है, इसलिए गवर्नेंस के नाम पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो कहेगी कि हमने कुंभ इतना बड़ा हो रहा है, अयोध्या का मंदिर इतना बड़ा, और जब अयोध्या का मंदिर का आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिला तो अन्य धार्मिक आयोजन आपको कैसे लाभ दे देंगे? आर्थिक मसले किसी भी भावनात्मक या धार्मिक मसले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आर्थिक मसलों पर यह सरकार विफल है लगातार। न तो, और ऐसा नहीं कि इसकी कोई कल्पना करने की आवश्यकता है या कोई व्यक्ति आरोप लगावे। सब लोग कह रहे हैं कि जो सामान्य उपभोक्ताओं की वस्तुओं के उपभोग है वो घट गया।
सभी लोग कह रहे हैं कि जो घरेलू बचत है वो घट गया। ये सभी कह रहे हैं, ये आंकड़े आ रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं वो उनमें डिफॉल्टर होने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सभी ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ सेक्टर की चीजें हैं वो लगातार महंगी होती चली जा रही हैं। तो फिर सरकार किसके लिए है, किन बातों के लिए है? और यह सरकार कारपोरेट के पक्ष में खड़ी है, पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है, यह बात भी आप इसका कोई खंडन नहीं कर सकता कि जो सरकार ये कारपोरेट का नाम संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होने देना चाहती, किसी के ऊपर नहीं शामिल होने देना चाहिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए लोगों को जी? उसकी किसी भी बात पे आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आर्थिक मोर्चे पे आप फेल हैं। आप धार्मिक मुद्दों के आधार पर तो लोगों की भावनाओं को नहीं छू सकते हैं, कैसे चलेगा वो? जो व्यक्ति अपने दो वक्त की रोटी के लिए इंतजाम करने में परेशान है, उसको कुछ नहीं हासिल हो रहा है, उनको आप इधर उधर की बात कैसे समझा लेंगे? आपकी बात में कोई नवीनता है नहीं, सवाल यही है। तो इस तरह के जो साक्षात्कार है, बिल्कुल मैं इस चीज की बात से सहमत हूं कि वही है कि आप एक पेंट करने की, ब्रांडिंग तो कर नहीं सकते आप, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब उसको एक नया पेंट, जो पेंट गिरा हुआ उसको नए तरीके से उसको पेंट करने की कोशिश है कि मैं कितने सामान्य वर्ग से आया। और कौन सा नेता सामान्य वर्ग से नहीं आया? लाल बहादुर शास्त्री नहीं आए, भीमराव अम्बेडकर नहीं आए, गुलजारी लाल नंदा नहीं आए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको विरासत में डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं आए? मतलब ये लोग क्या है? मतलब जो और मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री होने की जो बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद अगर लोगों को याद होगा कि साहब नीले रंग की एक जैकेट जो है पहने, जो हमेशा दिखाई पड़ते थे, नीले रंग की पगड़ी और नीले रंग का जैकेट, कोई दूसरा कलर किसी को याद नहीं होगा। और आप उसको केवल है क्या कि आपके पास एक है प्रोपेगेंडा मशीन है, उस प्रोपेगेंडा मशीन के तहत आप बात करते रहते, लेकिन वो चल नहीं रहा, लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे। लोगों को क्यों लगता है, लोगों ने एक सामान्य वर्ग से आए हुए नेताओं के प्रति क्यों बहुत श्रद्धा रखते थे लोग? क्योंकि खुद भी बहुत ही त्याग की बात करता था और उनको लोगों को लगता था कि हमारी समस्याओं को समझेंगे। आप आम आदमी की समस्या को समझते नहीं है, आप अडानी के हितों की चिंता आपको जरूर लगी रहती है, उनको नुकसान ना आने पावे। जब यह बात होती जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने मतदाता वर्ग को अपने साथ जोड़े नहीं रख पाएंगे, संभव नहीं है। उनको जोड़े रखने की कोशिश है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में यह होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली में गवर्नेंस का मुद्दा है, वो बीजेपी के लिए भी है और आम आदमी पार्टी के लिए भी है। और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रही तमाम कोशिशों के बावजूद। और इस तरह के साक्षात्कारों से वो कोई मुद्दा खड़ा कर पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे अनिल जी? बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। और यहाँ से एक पूरा का पूरा आज की तारीख में जो चल रहा है देश में, उसको थोड़ा समेटने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का चुनाव सामने है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी के इस भाषण और उसको डिकोड करने की भी कोशिश, नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं ये भी जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। और साथ में आरएसएस क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रहा है। बीजेपी का अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने नहीं आया है, जबकि कांग्रेस पार्टी पे लगातार वार करते थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया, 2 साल हो गए। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। ज़रा आपसे समझूं कि यहाँ से क्या जो बातें, जिसमें जाति आधारित जनगणना भी है, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर कास्ट सेंसस भी है, मतलब ओवरऑल सेंसस है, कास्ट सेंसस भी उसमें है। ये सारी चीज़ें, कितनी चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के सामने। आर्थिक पक्ष पे आप देख लीजिए भारत कहाँ है। पीयू की रिसर्च रिपोर्ट आई है, अभी आज ही रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें खासकर जो धार्मिक भेदभाव के मामले में भारत में मध्यम से जो उच्च वर्ग के लोग हैं, 71-72% लोग जो हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स को, ऐसे रिसर्च रिपोर्ट्स को जो उनके पक्ष में, जो सरकार के पक्ष में नहीं होते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स को आप कहते हैं, खारिज कर देते हैं। जो आपके पक्ष में होता है उसको खूब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं आप। लेकिन ओवरऑल भारत की स्थिति की बात तो करनी जरूरी है ना। देखिए क्या है, एक बहुत अच्छा सुनील जी ने ध्यान दिला दिया। अभी का जो ट्रिगर, वही मुझको लग रहा था अभी का ट्रिगर क्या हो सकता है। ये जो इमेज मेकओवर है, ये जो रीपेंटिंग है, रीपैकेजिंग है, आपने उसमें कुछ नई बात नहीं कही है उन्होंने कि स्टार्टअप चलाओ, खुद नौकरी दो, नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनो।
उसी टाइप का चीजें उन्होंने कही है, सब वही सब चीजें हैं। लेकिन उसमें बहुत अच्छी बात मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सुनील जी ने कि मनमोहन सिंह जो है अभी एकाएक उनके निधन के बाद एक बड़ा कंट्रास्ट सामने आ गया, और एक जो मनमोहन सिंह उभरे हैं, मतलब मौत के बाद मीडिया ने उनको भुला दिया था और वो कहीं सोए हुए थे। अब मतलब ये जो मध्यवर्ग है हिंदुस्तान का नया मध्यवर्ग, उसके दिमाग में वो एकाएक जग गया। वो जो है उनके दिमाग में एकाएक जो है वो निकल आया है फिर से, और अब उसके साथ वो अब कई लेवल पे फाइट कर रहे हैं। एक तरफ वो जो मनमोहन सिंह जो उनके पहले के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इमेज से उनको फाइट करनी पड़ रही है। वो बता रहे हैं कि हम कैसे गरीब हैं, हम कैसे थे, वो एक री पैकेजिंग अपने ये का इमेज का। मनमोहन सिंह का आप समझ लीजिए कि ये जो मनमोहन सिंह की जो मौत अभी हुई, ऐसे वक्त में हुई और जो उनके बारे में चर्चाएं हुई, एकाएक लोगों को पता चला, जो कि मीडिया ने दबा रखा था, और एक इमेज जो एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे और ये सब मिलकर के जो टार्निश हो गया था, एकाएक लगा कि ये एक इतना मतलब ईमानदार और एक डेडिकेटेड ये क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हमको मिला। ये कम से कम इस मध्य वर्ग को, बड़े वर्ग को और जनता मतलब बड़ी संख्या में तादाद में उनको ऐसा लगा। तो वो भी एक इनको एक इमीडिएट जो अभी लगा, इसीलिए देख रहे हैं प्रणब मुखर्जी के मेमोरियल और ये सब उठा के कोशिश कर रहे हैं कि वही उससे भी वो फाइट कर रहे हैं। एक तो ये था, दूसरा है क्या कि रियल, सही का प्रशांत जी ने रियल इश्यूज उठा दिए हैं। ये क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है राहुल गांधी ने, और उसका मुकाबला उन्होंने कहा उसमें इंटरव्यू में है कि 100% टॉयलेट फलना, 100% बिजली, ये जो है हमारा 2047 का टारगेट है, और यही असली सेकुलरिज्म है, यही असली सोशल जस्टिस है। तो वो काउंटर कर रहे हैं वो जो मुद्दे उठाए, और जो बेरोजगारी है ये सब के बारे में कुछ नहीं। 100% बेरोजगारी वही शख्स जो बोलता था कि ये जो है क्या कहते हैं हम 15 लाख रुपया देंगे और सबको ये करेंगे, वो लाभार्थी मुद्दे पर आ गया। दूसरा है क्या कि ही इज ट्राइंग टू एड्रेस, वो एक इसको भी कर रहे हैं एड्रेस करने की कोशिश, महिला मतलब वो कंस्टिट्यूएंसी ढूंढ रहे हैं, वो महिलाओं का जिक्र किया, नौजवानों का जिक्र करके अब वो एक नया कंस्टिट्यूएंसी, जो इसमें यही दिक्कत क्या है कि कोई नई चीज नहीं है। इलेक्शन के पहले भी उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाए थे, वो कैटेगरी भी यही थे जो सोशल और इकोनॉमिक कैटेगरीज नहीं थे, जो अलग ही किस्म के कैटेगरी थे, जो मार्केट के कैटेगरीज बनाए हुए कैटेगरीज है वो है। तो हमको लग रहा है क्या कि वो ये जो इंटरव्यू आया है इसमें वो सेल्फ पीटी, बड़बोलापन, लाइज मतलब कई बंडल ऑफ लाइज जिसको आप बोलते हैं वो भी है, वो सब है। उसका सिर्फ ये है कि एक नए तरीके से नया पे, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं आ पाया। वो भी पूछता है, वो जैसे पूछा आम वाला वैसे ही पूछ रहा था कि रेस्टोरेंट आप जाते हैं, जा पाएंगे क्या? तो बोले जाते तो हमको मेनू का पता नहीं चलता है। अब बताइए कि कोई आदमी जो इतने साल चीफ मिनिस्टर रहा है, इतने साल दिल्ली मैं पार्टी ऑफिस देखा है, वो रेस्टोरेंट नहीं जाएगा, मतलब अब इसको लाइज नहीं तो और क्या कहेंगे। और जो कि उसी समय इमरजेंसी के समय से ही एक्टिव है पॉलिटिक्स में, और बाहर ही कह रहा है कि हम घर गए ही नहीं, तो वो क्या उनको कोई भोजन बना करके दे रहा था? या तो पार्टी के मेस में आप खाओगे, वो भी नहीं आप करेंगे। उसके लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को याद करना चाहिए कि ए.बी. वर्धन ने अजय भवन में पूरी जिंदगी गुजार दी वहां के मेस में खाते हुए, और वहाँ क्या कहते हैं एक कमरे में रहते हुए, या नंबूद्रीपाद ने या माणिक सरकार का उदाहरण देना पड़ेगा। वहां भी कॉम्पीट नहीं कर सकते। दिक्कत यह है कि मीडिया कंपैरिजन जो कंपैरिजन होना चाहिए जिस तरह का वो कर नहीं रहा है। नहीं तो पता चल जाएगा कि गरीबी में है तो मनमोहन सिंह से ज्यादा मतलब दिक्कतों में पार्टीशन के बाद आया वो आदमी किस तरह से ऑक्सफोर्ड सारा कुछ जो है सरकारी नेहरूवियन जो एजुकेशन और इस पर जो जोर था उसके जरिए वो आगे बढ़ा। तो एक पूरा कंटेक्स्ट है, तो वो सब पूरा कंटेक्स्ट अगर रखेगा, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा चुना है कि बहुत मतलब मार्केट का। वो अब देखिए, मैंने पता नहीं है, वेरीफाई करना चाहिए। वो जो कंपनी है, जो स्टॉक ब्रोकर कंपनी जिसका सीईओ है, उनको भी शायद फाइन हुआ है
स्टॉक जो ये क्या कहते हैं ब्रोकरेज वगैरह में जो ये होती है, उसके लिए उनको कोई बोल रहा था, मैं मालूम नहीं है, इसलिए उसको चेक करना चाहिए। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं इसको रख रहा हूं। तो वो है ले उसका, और उस कंपनी का कितना संबंध है माधवी बुश से और अडानी से, ये भी देखना चाहिए। तो पूरा कंटेक्स्ट देखेंगे तो ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपने को फिर से मतलब कि लेजिटिमेसी पाने के लिए दोबारा कोशिश कर रहे हैं। और वही, लेकिन उनके पास जो है, एक चीज मैं आपको कहूंगा, उनका स्क्रिप्ट राइटर नहीं बदला है। स्क्रिप्ट राइटर नहीं बदला है, उसने वही सब पॉइंट्स उनको रखे हैं कि नौकरी देने वाला बनो, और मैं तो कैसे गरीब होकर के ये हुआ, और पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि अगर होगी तो राजनीति में भी आगे जाओगे। और ये जो है मतलब ये चीज मतलब अगर उसको आप करेंगे डिकोड ना, तो आपको पता चलेगा कि वो जो उनका है स्क्रिप्ट राइटर, वो नहीं बदला है, कोई नई चीज नहीं कह पाए। लेकिन एक दो तीन चीजें बहुत डेंजरस कहा है, जैसे चाइना के चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश की है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी डाइल्यूट करने की कोशिश की है। ये सब जो है ये अच्छे संकेत नहीं है, ये भी मानना चाहिए, क्योंकि अभी चाइना के बारे में रिजेंटमेंट जाहिर हुआ था हमारे यहाँ से, और उस समय ये इस तरह का हुएनसांग और वडनगर और क्या कहते हैं शी जिनपिंग का कनेक्शन करना, ये एकदम बहुत ही मतलब गलत है। और ऐसे समय में ये संकेत प्रधानमंत्री ने, वो हम लोग रेस्टोरेंट मेनू ये सब चलेगा, और उसमें क्या कहते हैं आम खाइए या क्या कहते हैं लीची खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जब चीन के बारे में और इनके बारे में बात करता है, तो निश्चित तौर पर उसको ये जो विदेश, हमारी जो विदेश नीति है और उसके बारे में बात करनी चाहिए, और उसको जरा सोच समझ कर करनी चाहिए, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि ये कौन है भाई निखिल कामत। थोड़ा सा ये क्योंकि आप कह रहे थे तो मेरी भी उत्सुकता हुई, इच्छा हुई कि जानूं निखिल कामत, जिनको प्रधानमंत्री पकड़ के लाए और अपना इंटरव्यू दिलवाया उन्होंने, जिनके ज़रिए वो ये बताए कि मैं भाई इंसान हूँ। चलिए आप इंसान हैं वो हम जानते थे, आप झूठ बोल रहे थे, सिंपल सी बात है, आप झूठ बोल रहे थे और आप सुर्खियाँ बटोर रहे थे। मैं तो कांग्रेस के जयराम रमेश की कई बार भर्त्सना कर चुका हूँ कि बार बार उनको नॉन बायोलॉजिकल क्यों लिखते हैं। जयराम रमेश बार बार अपना जब भी नरेंद्र मोदी पे जब भी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति, मैं शकील अख्तर जी को कई बार बोल चुका हूं कि कम से कम बोलिए उनको कि नॉन बायोलॉजिकल क्यों बना रहे हैं बार बार कह के। वो आदमी बायोलॉजिकल है, पैदा हुआ है, उनकी मदर जो है अभी उनकी डेथ हुई थी, तो वो खुद ही बोलते थे ये मेरी माता जी हैं। भाई अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो आपकी माँ नहीं होगी ना, तब तो आप सीधे ऊपर से कहीं से आए होंगे, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ के नीचे उतरे होंगे। तो ये तो पता था, फालतू का हम लोग समय उस पर बर्बाद कर रहे थे। लेकिन खैर आज उन्होंने मान लिया, आज वो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजी। लेकिन दूसरी बात, ये निखिल कामत कौन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नरेंद्र मोदी जैसे कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दिए, ये भी पढ़ाई छोड़ दिया, ये बंदा भी नहीं पढ़ा, छोड़ दिया ये पढ़ाई। उसके बाद अपने भाई के साथ मिलके एक ब्रोकरेज कंपनी खोलता है, बेंगलुरु का है, और भाई के साथ खोलता है कंपनी, जीरोधा नाम की कंपनी है। आज उस कंपनी की वैल्यू आप आश्चर्य करेंगे, $7.7 बिलियन, अरब, 7.7 अरब डॉलर। इसमें से निखिल कामत की जो कमाई नेटवर्थ 3.3 अरब डॉलर की नेटवर्थ है निखिल कामत, जो इंटरव्यू ले रहे हैं। और 34 साल में वो देश के सबसे युवा अरबपति थे, 34 साल की उम्र में। भाई मुझे समझ में नहीं आता, आप 5 साथी हमारे हैं, कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी, हर जिले में 5 स्टार 5 सितारा ऑफिस, उसके बाद ऐसे बिलियनियर्स की ज़रूरत क्यों है? पैसे तो ये चाहे तो कितने बिलियनियर्स खड़ा कर दे, हम लोगों को भी बिलियनियर्स बना दें। लेकिन आखिर निखिल कामत की ज़रूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों पड़ जाती है? ये शोध का विषय है। आने वाले समय में इसकी भी चर्चा करेंगे, हम समझेंगे कि आखिर मोदी जी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि WTF इज़, ये जो उनका जिसके ज़रिए ये पॉडकास्ट कर रहे थे,
और जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं। आखिर क्यों कह रहे थे? और इनके लिए किसी पत्रकार की बुला लेते, बड़े बड़े पत्रकार हैं, पोषित पत्रकारों में से किसी को बुला लेते, लेकिन इनको क्यों बुलाया? इसलिए क्योंकि 7.7 अरब डॉलर की कमाई वाली कंपनी का मालिक इंटरव्यू ले रहा है। ज़रा सोचिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट, अमलेंदु उपाध्याय जी, 8:30 बज चुका है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा 2 लाइन में। कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना करता तो और क्या करता। तो 2 शब्दों में 2 लाइन में यही बात कही जा सकती है, लेकिन दिक्कत ये है कि एतवार अब भी कोई नहीं कर रहा राजीव जी, ना नॉन बायोलॉजिकल का कोई एतवार कर रहा था और ना ये मनुष्य इसका कोई एतवार कर रहा है। कुल मिला के यही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम साथियों का, अनिल जी आपका, सुनील जी और शकील जी, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मोदी जी कहां कहां से खोज के ले आते हैं। एक तरफ अक्षय कुमार को लाके, और आज फिर इंसान बनने की जो बात आई तो उसके लिए निखिल कामत को लेके आए खोज के। अक्षय कुमार को तो हम लोग जानते थे, लेकिन निखिल कामत को मैं तो नहीं जानता था। आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग कंपनी के किसी ऐसे योद्धा को लेके